डराया धमकाया जा रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आज जाकर उनसे पूछताछ भी करने लगती है। तो ये मोदी बनाम राहुल बनाने की एक कड़ी के तौर पर मैं देखूं। आपने उस बयान का हवाला दिया है संदीप, लेकिन मैं दोहरा दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना कि देश विरोधी टूल किट का राहुल गांधी हिस्सा है, लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू का यह कहना कि कुछ पूर्व न्यायाधीश उस टूल किट के हिस्सा हैं। हाँ, आप इसको समझिए, सिर्फ राहुल गांधी विपक्षी दलों की तरह काम कर रहे हैं, विपक्षी दलों की तरह काम कर रहे हैं। इन बयानों को समझने के बाद यह साफ तौर पे लगता है कि मोदी बनाम राहुल करने की कोशिश बीजेपी की है। वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाते हैं इसमें। कहां जाते हैं वो, और पॉलिटिक्स चलती है पॉलिटिकल नैरेटिव से कि क्या सेट किया जाता है। और हम जेपी के दिनों को भूल जाएं, हम वीपी सिंह के दिनों को भूल जाएं। सोशल मीडिया का जमाना है, परकुलेट करके चीजें नीचे तक जाती हैं। उसकी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है बीजेपी के पास कि घर घर तक वो ये बयान पहुंचा देती है, या वो बयान न पहुंचाए अपनी नैरेटिव उन तक पहुंचाती है। तो बीजेपी ये कहती है कि देखिए, देश के नाम पे तो पहली स्थिति ये थी कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और यूएन में किसी मंत्री ने, सरकार के मंत्री ने लीड नहीं किया उस टीम को, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया। मंत्री उनके अंडर थे और उन्होंने भारत का पक्ष रखा। यह हमारी परिपाटी रही है कि विदेश की धरती पे हम एक सुर में बात करें, और यह बात आम लोगों के जहन में बैठती है कि यह बात तो सही है। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कह दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के इस बात को बाद में डिनाई किया हो, लेकिन ये एक परसेप्शन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद कह चुके कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, कि उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कह दिया। तो जब देश की बात आती है तो सबको एक हो जाना चाहिए। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो आम लोगों के अंदर बड़ा और अपने दिए गए बयानों पर पर्दा डाल दिया जाता है। बहुत तीव्र गति से ये बातें जाती हैं। आपने कहा, और मैं कह रहा हूं कि कम से कम आधा दर्जन बयान ऐसे हैं प्रधानमंत्री के जो कहा जा सकता है कि उन्होंने जो बयान दिया भारत के बारे में वो ठीक नहीं था, लेकिन परसेप्शन की बात है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रामकृपाल जी ने जयप्रकाश की बात की कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा था। उसके बाद वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। उसके बाद अन्ना हजारे ने एक मुद्दा बनाया। इन तीनों नेताओं की, या इन तीनों व्यक्तियों की कहें, एक क्रेडिबिलिटी थी और उस विश्वसनीयता के कारण लोग विश्वास करते थे कि हां, ये बात सही कह रहा है। हाल के सालों में बीजेपी ने जैसे राहुल गांधी को पेंट किया है, उससे वो विश्वास नहीं जगता आम लोगों में। और हमेशा एक बात मैं तो देखता रहा हूं, जितने दिनों से मैं राजनीति को देख रहा हूं, उसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव भी रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो भ्रष्टाचार की गूंज थी, और उसके लिए प्लिंथ जो होता है वो बेस तैयार किया था अन्ना हजारे ने। सरकार, इट वॉज मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी, और उसके साथ साथ क्या मुद्दे आए? महंगाई बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या मुद्दे आए? आपको मालूम है, निर्भया कांड हुआ था, तो महिलाओं का इशू आया। तो ये चीजें सरकार की निष्क्रियता, बिल्कुल मनमोहन हो गए। तो ये कॉम्प्लीमेंट करती थी उन चीजों को, और फिर एक ऐसा शक्ल बनकर सामने आता था डिस्पेंसेशन के सामने कि विपक्ष बिल्कुल मारक दिखता था। आप यही ले लीजिए, 2019 में राफेल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, और साथ में एक ऑल्टरनेट विजन के साथ आया गया जिसको लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित थी। मुझे आज तक मुझे याद है, राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो 12,000 रुपए महीने, 6,000 रुपए महीने जो साल देते हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कि हम हर महीने देंगे 72,000 रुपए साल के। ये उस समय बाद में इसके काउंटर के तौर पे 6,000 लाया गया। 6,000 रुपए महीने की बात की गई तो एक ऑल्टरनेट नैरेटिव की क्रिएट करने की कोशिश हुई, और कहा गया कि बहुत इस पे काम हुआ है, ये किया जा सकता है, ये डूएबल है। लेकिन लोगों ने इसको हाथों हाथ नहीं लिया। 53-54 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई।
इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, कि परसेप्शन आपके बारे में क्या बनता है। और अब ये भ्रष्टाचार, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, भ्रष्टाचार की जो बात है, भ्रष्टाचार पर जो परसेप्शन आपने उसका जिक्र कर ही दिया, क्या भ्रष्टाचार को लेकर अब विपक्ष में भी लामबंदी के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है? राहुल गांधी को चेहरा बनाना चाह रहे हैं, पर अंदर खाने से क्या ये खबरें इनकी कितनी विश्वसनीयता माने कि कांग्रेस नीतीश कुमार के चेहरे पर ज्यादा सहमत दिखाई दे रही है, पर कोलकाता से हमें कुछ और सुर भी सुनाई देते हैं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के। सिर्फ कोलकाता से ये सुर सुनाई नहीं दे रहे, एक गुट तो बन रहा है जो थर्ड फ्रंट के तौर पे सामने आ रहा था, फेडरल फ्रंट कह दीजिए या कोई भी कह दीजिए। नीतीश कुमार से आज तक कांग्रेस की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये अंदर खाने से खबर जरूर आ रही है कि शायद राहुल गांधी को आगे करना पॉलिटिकली मैच्योर डिसीजन नहीं होगा, तो नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन पे भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, क्योंकि उसकी भी तैयारी हो रही है, कुछ जांच वहां भी बैठती दिखेगी, कुछ रेड हो सकती हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि उनके ऊपर कौन सी रेड होगी, लेकिन उसकी एक काट दिखने लगी है कि ये जो पूरा कुनबा बनाया जा रहा है। देखिए, आज की तारीख में बीजेपी ने, सरकार ने एक ऐसी पोजीशन बना दी है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के मूवमेंट से निकले हुए व्यक्ति थे, जो तमाम लोगों पे पन्ना हिला हिला के ये कहते थे कि ये सब जेल जाएंगे, वो उनके साथ खड़े दिखते हैं जिनको वो जेल भेजने अब तो अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है, ईडी साफ ले रही है कोर्ट में जाके कि वो सब जानते थे, मिले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर लालू यादव की पार्टी से लेकर जिनके साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है, तो एक ऐसी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, और ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिसका हवाला खुद आपने दिया कि पहले आप भ्रष्टाचार की खबरें बनाते थे, हेडलाइन ये बनती थी, आजकल खबरें भ्रष्टाचार पे जो कार्रवाई हो रही है, खबरें वो बन रही। हाँ, और बनाइए, टीआरपी लीजिए। तो उन्होंने एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट कर दिया है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी हमसे लड़ने की फिराक में हैं। तो ये इसमें अडानी कहां? और अडानी, देखिए, अडानी जो है ये राफेल नहीं हो सकता, और इसीलिए मुझे लगता है दे आर हार्पिंग ऑन इट। तभी राजनाथ सिंह सरीखा नेता भी, देखिए, वो कभी वो ओल्ड फैशन पॉलिटिशियन है, देखिए, उन्होंने मोर्चा खोला। नहीं, उन्होंने मोर्चा खोला, इससे ये कहने से ज्यादा अच्छा होगा कि एक रणनीति बनाई गई, हाँ, और उसमें अगुवाई की जिम्मेदारी दी गई। अगुवाई की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई कि आपको ये बात कहनी है। हाँ, क्योंकि राजनाथ सिंह जब ये बात कहते हैं तो आपने कहा कि वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन है, वो शायद हेड ऑन नहीं लेते, लेकिन उनसे ये कहवाया गया, उन्होंने सदन में ये बात उठाई। तो कुल मिलाकर एक कोशिश ये है कि एक भ्रष्टाचारियों का कुनबा जो बन रहा है वो नरेंद्र मोदी से लड़ने चला है। और क्या आपको नरेंद्र मोदी पसंद है या फिर ये, और ये लड़ाई अब सड़क पर लड़ी जाएगी, संसद नहीं चलेगी। संसद में आरोप लगा रहे हैं चार मंत्री। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं संसद में जवाब दूंगा। पत्रकारों से भी कहा कि मैं आपके सामने, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं बहुत सी बातें, लेकिन क्योंकि मैं सांसद हूं, मैं संसद में यह बात बोलना चाहूंगा। वहां माइक म्यूट हो रहे हैं, संसद म्यूट हो गई 16 मिनट। तो ये अब लड़ाई सड़क पर ही होगी, संसद में नहीं हम सुनेंगे कुछ। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि मुझे डाउट है कि यह संसद सत्र चलेगा। अब लड़ाई सड़क पे ही होनी है, क्योंकि दोनों में से कोई बच करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी माफी मांगेंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस लेवल पे बीजेपी चली गई है, लेड बाय प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, वो भी पीछे हटने वाले नहीं। कमाल की बात यह भी है क्या सुकेश, स्पेसिफिकली कई शोज मैंने किए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से मैं पूछता हूं, अच्छा जी देश का अपमान हुआ, कैसे हुआ, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दो, तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि इस बयान से देश का अपमान हुआ। हमको और आपको समझाने की जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें आम लोगों तक ये बात, वो सोशल मीडिया जो व्हीकल है आज की तारीख में, और आम आदमी को हाँ जी हाँ देश का अपमान बिल्कुल हुआ, कैसे हुआ नहीं पता। नहीं पुरानी बात। और इंटरवेंशन की बात सब कह रहे हैं, इंटरवेंशन का बयान वो सुनवा नहीं पाते, वो शब्द ही नहीं बोले, वो शब्द उन्होंने कहा ही नहीं। हाँ। लेकिन आप याद करिए, रामकृपाल जी, आशुतोष, जितने वरिष्ठ लोग हैं वो सब बताएंगे कि जिस समय वीपी सिंह वो फोर्स का मुद्दा लेकर निकले थे, तो वो हर सभा में कहा करते थे कि जेब से निकाल के दिखाएं, हाँ पर्ची है। जब उनसे बाद में प्राइवेट मीटिंग्स में पूछा जाता था कि आप दिखा क्यों नहीं देते, तो वो कहा करते थे कि होता तो दिखाई देते। लेकिन आम लोगों को इसी तरीके से बताया जाता है कि हमारे पास एक अच्छा मुझे क्यों दिया है। रामकृपाल सिंह,